हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माविंस। मैं हूं आपका दोस्त अवधेश निरंजन और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है MHRA रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ MHRA। अब ये जो टॉपिक है वो रेगुलेटरी अफेयर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एम फार्म और बी फार्म सभी तरीके के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिए। इस टॉपिक के बारे में मैं सभी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि MHRA जो है वो होती क्या है। तो दोस्तों, जो MHRA है वो एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो कि रेगुलेट करती है जिस भी कंट्री में, एक्चुअली सभी कंट्रीज की अलग अलग जो है वो रेगुलेटरी एजेंसीज या रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं जो मेडिसिन और हेल्थ केयर प्रोडक्ट को रेगुलेट करती हैं, उनके यूज़ को, उनकी सेफ्टी को, उनकी एफिकेसी को, इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम जो है वो इस तरीके की एजेंसीज करती हैं। उसी तरीके से ये जो MHRA है वो यूके की रेगुलेटरी एजेंसी होती है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो यूके में ये MHRA वर्क करती है। जैसे कि अपने इंडिया में CDSCO होती है, CDSCO। तो CDSCO इसका मतलब होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया की रेगुलेटरी एजेंसी है। ठीक इसी तरीके से MHRA जो होती है वो यूके की रेगुलेटरी एजेंसी होती है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि अब ये जो MHRA है उसका रोल क्या होता है और ये जो है किस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इंश्योर करने के लिए मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस को, उनकी सेफ्टी को, उनकी एफिकेसी को और प्रॉपर यूज़ को। तो दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर जो ये है MHRA, इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी। इसका जो एब्रीविएशन है वो हम इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में MHRA बोलते हैं, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होता है वो ये होता है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी। तो ये जो है ये रेगुलेटरी एजेंसी कहाँ की होती है? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ यूनाइटेड किंगडम, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, यूके। अब जो MHRA है वो 2003 अप्रैल मंथ में इसे जो है सेटअप किया गया था। दोनों के फंक्शंस को कंबाइन करते हुए दो एजेंसी पहले हुआ करती थी, दो एजेंसीज बनाई गई थी, एक MCA और दूसरी MDA। MCA मतलब मेडिसिन कंट्रोल एजेंसी और जो MDA थी वो थी मेडिकल डिवाइस एजेंसी। तो इन दोनों को कंबाइंड करके एक एजेंसी फॉर्म की गई जिसका नाम रखा गया MHRA। दोस्तों, अब ये जो MHRA है वो रिस्पॉन्सिबल है या रिस्पॉन्सिबल होती है इंश्योर करने के लिए कि जो मेडिसिन्स और जो मेडिकल डिवाइस हैं वो वर्क, और जो है उनका जो प्रॉपर जो वर्क है वो वर्किंग उनकी प्रॉपर है, मेडिसिन जो है वो एक्सेप्टेबली सेफ है कि नहीं है, इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करती है MHRA यूके के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे रोल्स की कि और क्या क्या जो है इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं MHRA की। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो है लाइसेंसिंग का। अब ये लाइसेंसिंग किस तरीके की, कई तरीके की लाइसेंसिंग ये प्रोवाइड करती है MHRA। तो ये जो एजेंसी है MHRA वो प्रोवाइड करती है एक तो लाइसेंसिंग किसको, मैन्युफैक्चरर और डीलर्स को। तो ये कहलाता है मैन्युफैक्चरर एंड डीलर लाइसेंस। दूसरा ये प्रोवाइड करती है क्लिनिकल ट्रायल लाइसेंसेस। जैसे किसी मैन्युफैक्चरर को या किसी स्पॉन्सर को जब भी क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करने होते हैं तो इन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है MHRA से। फिर है पैरेलल इंपोर्ट लाइसेंस। किसी को इंपोर्ट जो है इंपोर्ट करना होता है तो उसके लिए लाइसेंस इशू कराना पड़ता है MHRA से। इसके अलावा अब बात करते हैं यहाँ पे और क्या क्या रोल्स हैं।
तो अगला जो रोल है वो है सेफ्टी और एफिकेसी मॉनिटरिंग का। ये MHRA जो है वो मॉनिटर करती है कि जो भी मेडिसिन्स यूज़ हो रही हैं यूके के अंदर वो पूरी तरह सेफ़ हैं और एफिकेशियस हैं कि नहीं हैं। फिर इसके अलावा एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं इसके अंडर, इसके तहत, तो वो सभी जो है फॉलो हो रहे हैं स्ट्रिक्टली या नहीं, इन सभी चीज़ों को भी ये रेगुलेट और मॉनिटर करती है। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट हो रहे होते हैं, वेदर वो फेज़ फर्स्ट में हो रहे हों, क्लिनिकल ट्रायल फेज़ सेकेंड थर्ड, कोई सा भी फेज़ चल रहा हो क्लिनिकल ट्रायल्स का, तो ये रेगुलेट करते हैं उसको टाइम टू टाइम। इसके अलावा प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन, ये जो MHRA है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसको, पब्लिक को, किस रिगार्डिंग, ये हेल्थ जो प्रोफेशनल्स हैं, पब्लिक है, उन सभी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जो ड्रग, जो मेडिसिन जो यूज़ की जा रही हैं, जो मेडिकल डिवाइसेस जो यूज़ की जा रही हैं, वो कितना जो है वो सेफ़ हैं, कितना एफिकेशियस हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। अब बात करते हैं लाइसेंसिंग प्रोसेस का, कि जब किसी को लाइसेंस अपना जो है इशू करवाना होता है तो वो कैसे अप्लाई करता है और MHRA कैसे लाइसेंस जो है वो इशू करती है। तो अब जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। तो यहाँ पे हमने ये एग्जांपल लिया कि हम क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पे जो है उसके लिए हमें कोई एप्लीकेशन उसके लिए हमें कोई लाइसेंस लेना है, तो हम उसके लिए अप्लाई करेंगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। फिर वही एप्लीकेशन जो हमने सबमिट किया है MHRA के पास, वो MHRA उसको एवेलुएट करेगी। अगर MHRA उससे जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ ये जो है इसमें एप्लीकेशन में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो परफेक्ट है, जेन्युइन है और सेटिस्फैक्ट्री है, तो जो है वो फर्दर क्या है, क्लिनिकल ट्रायल के लिए परमिशन दे देती है। और परमिशन देने का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट्स हैं उनके बेसिस पर, अब जो एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट किया जाता है उसमें क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सभी सबमिट करने पड़ते हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वहाँ पे जो है सबमिट करनी पड़ती है। तो उसी बेसिस पर ये जो MHRA है वो क्या करती है कि इवेलुएट कर लेती है, और अगर वो जो है उससे सेटिस्फैक्ट्री लगती हैं सारी चीज़ें, तो ये जो MHRA है वो लाइसेंस ग्रांट कर देती है। तो लाइसेंस ग्रांट कर देती है। अगर उसे लगता है कि ये जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ये क्लिनिकल ट्रायल्स का सारा प्रोसेस या फिर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो फिर MHRA जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है और लाइसेंस जो है वो इशू नहीं करती है उस केस में। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है लाइसेंस जो है वो किसी भी क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो लाइसेंस प्रोक्योर करना होता है MHRA से, उसके लिए ये जो है बेसिक प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग ऑथराइजेशन की। तो यहाँ पर मेनली 4 प्रोसेसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, या 4 तरीके के प्रोसेसेस के थ्रू मार्केटिंग ऑथराइजेशन होता है। एक तो है सेंट्रलाइज्ड प्रोसीजर, तो यहाँ पर EU की बात आ गई। तो EU क्या होता है, यूरोपियन यूनियन। इन EU तो यूरोपियन यूनियन में क्या होता है, अ कंपनी में सबमिट अ सिंगल एप्लीकेशन। तो जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में जिसमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, इसके बारे में मैंने टॉपिक जो है वो वीडियो बनाया था इस टॉपिक के बारे में। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और ऊपर यहाँ पर आप देख लीजिए कॉर्नर में एक आपको यहाँ पर आई बटन में लिंक दिख रही होगी, यहाँ भी क्लिक करके आप उस वीडियो पर जा सकते हैं। तो दोस्तों अब जो EU में क्या होता है, एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि सिंगल विंडो सिस्टम है वहाँ पर। तो एक सिंगल एप्लीकेशन, कोई भी कंपनी है उसे एक सिंगल एप्लीकेशन सबमिट करना होता है EMA के पास में, तो मार्केटिंग ऑथराइजेशन के लिए, दैट इज़ वैलिड साइमल्टेनियसली इन ऑल EU मेंबर स्टेट्स। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम उन लोगों ने बना रखा है। तो यहाँ पे हर चीज़ के लिए सेपरेट एप्लीकेशंस जो है वो सबमिट नहीं करने पड़ते हैं, तो इसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड प्रोसीजर। तो मार्केटिंग ऑथराइजेशन के लिए पहला तो ये तरीका है।
जो कि ईयू में फॉलो होता है। तो ईयू की जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो होती है ईएमए। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो इसे हम कहते हैं ईएमए जो होता है वो होता है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। तो ये क्या होता है, एक सिंगल एप्लीकेशन कोई कंपनी सबमिट करती है। मार्केटिंग ऑथराइजेशन का मतलब है कि अपना प्रोडक्ट को ईयू में या उस मार्केट में सेल करने के लिए उन्हें ऑथराइजेशन चाहिए होता है या परमिशन चाहिए होती है वहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटी से। तो यहाँ पर अगर उन्हें परमिशन मिल जाती है तो वो जो है उनका सभी ईयू की जितनी भी यूरोपियन यूनियन की मेंबर स्टेट्स है उन सभी में लागू हो जाएगा। मतलब उन सभी मार्केट्स में वो कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकती है। अब दूसरा जो प्रोसेस है, तो दूसरा मार्केटिंग ऑथराइजेशन का जो प्रोसेस है वो होता है नेशनल प्रोसीजर्स। तो नेशनल प्रोसीजर्स में क्या होता है, हर एक ईयू मेंबर स्टेट इसके अपने प्रोसीजर्स होते हैं ऑथराइजेशन के लिए, मेडिसिन के ऑथराइजेशन के लिए, देन दैट फॉल आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ अदर मेंबर स्टेट्स। तीसरा जो है वो होता है डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसीजर। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसीजर में क्या होता है, इसमें कंपनीज जो होती हैं उन्हें अप्लाई करना पड़ता है साइमल्टेनियस ऑथराइजेशन के लिए ऑन मोर देन वन ईयू कंट्री। तो जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज होती हैं, तो अगर एक से ज़्यादा कंट्री में उन्हें मार्केटिंग ऑथराइजेशन चाहिए होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, साइमल्टेनियस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। that have not yet been authorized in any EU country and don't fall within the mandatory scope of the centralized procedures। इसके बाद बात आती है म्यूचुअल रिकॉग्निशन प्रोसीजर। और इस प्रोसेस या प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अ मेडिसिन इज फर्स्ट ऑथराइज्ड इन वन ईयू मेंबर स्टेट। तो पहले कोई मेडिसिन जो है पहले किसी एक मेंबर ईयू मेंबर स्टेट में या यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट में उसे ऑथराइजेशन लेना होता है इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रोसीजर्स ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री के नेशनल प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग। फिर इसी को फॉलो करते हुए फर्दर मार्केटिंग ऑथराइजेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। तो इसी तरीके से और जो अदर ईयू मेंबर स्टेट्स हैं उनके लिए मार्केटिंग ऑथराइजेशन भी ऑब्टेन कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये सारे जो है वो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर लाइसेंस के रिन्यूअल की, तो वो कैसे होता है। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, न्यू मार्केटिंग ऑथराइजेशन जो है वो वैलिड होता है 5 साल के लिए एंड देन मे बी रिन्यूड, और इसे जो है टाइम टू टाइम फिर रिन्यू कराया जा सकता है ऑन दी बेसिस ऑफ री एवेल्युएशन ऑफ द रिस्क बेनिफिट बैलेंस। तो रिस्क बेनिफिट बैलेंस इसके रेशियो के आधार पर इसे जो है रिन्यू कराया जा सकता है। अब ये मान लीजिए आपको लाइसेंस मिल गया किसी कंपनी को मार्केट करने के लिए, मार्केटिंग ऑथराइजेशन के लिए अपने किसी मेडिसिन को या प्रोडक्ट को। तो अब वो जो मार्केट कर रहे हैं वो 5 साल तक उन्होंने जो है उसको सेल करा मार्केट में। अब क्या हुआ कि 5 साल के अंदर अंदर ये देखा गया कि उस प्रोडक्ट के जो है वो रिस्क कितनी जो है इन्वॉल्व थी उस प्रोडक्ट के यूज़ में, सेफ्टी में, और उसका जो यहाँ पर बेनिफिट था मतलब एफिकेशियस, कितनी वो एफिशिएंट या एफिकेशियस ड्रग जो है वो साबित हो रही है, और साथ ही साथ रिस्क फैक्टर कितना ज़्यादा या कम है उसमें। इस बेसिस पर उनका जो है री एवेल्युएशन होता है लाइसेंस का। और अगर जो है रिस्क कम है और बेनिफिट ज़्यादा है उस मेडिसिन या उस प्रोडक्ट के, तो मार्केटिंग ऑथराइजेशन के लिए लाइसेंस का रिन्यूअल मिल जाता है उन कंपनीज को। एप्लीकेशंस फॉर रिन्यूअल शुड बी सबमिटेड एट लीस्ट 6 मंथ बिफोर एक्सपायरी। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि जब एक्सपायर होने वाला हो उनका लाइसेंस, तो उससे 6 महीने पहले उन्हें अप्लाई कर देना होता है, क्योंकि उन्हें री इवेल्युएशन या रिन्यूअल प्रोसेस में 6 महीने का जो है इस बीच में टाइम लग जाता है। तो इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताएं तो बिल्कुल बेसिक है यहाँ पे कि न्यू जो यहाँ पर मार्केटिंग ऑथराइजेशंस होते हैं या लाइसेंस होते हैं वो 5 साल के लिए वैलिड होते हैं। फिर उनका री एवेल्युएशन होता है। अगर सारी चीज़ें जो रिस्क बेनिफिट रेशियो जो है या बैलेंस है वो अगर ठीक है तो फिर उन्हें क्या ग्रांट कर दिया जाता है, ये जो है फिर से रिन्यूअल कर दिया जाता है लाइसेंस। तो दोस्तों ये पूरा ओवरव्यू था
MHRA के बारे में। MHRA की रेगुलेटरी जो ये क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जैसा कि मैंने बताया। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं MHRA में, या MHRA की क्या क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं यूके के लिए, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को सारी डिटेल्स इस वीडियो में कवर कर दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने कलीग्स या अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और हमारे चैनल पर अपडेटेड रहा कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।